माइक्रोमैक्स वापस आ रहा है लेकर इन इंडिया। और ये बात यहाँ पे 2020 की है, जब माइक्रोमैक्स ने यहाँ पे अपना एक कमबैक करने की कोशिश करी थी इन मोबाइल्स के साथ, यानी कि इन सीरीज के फोन्स निकाले थे। लेकिन अभी तक बात की जाए तो पिछले 3 सालों के अंदर माइक्रोमैक्स ने सिर्फ 6 फोन्स को ही निकाला है, जिसके अंदर इन नोट 1, इन नोट 2 होते हैं, इन 1B, इन 2C नाम से आपको फोन्स यहाँ पर देखने को मिले थे। और लेटेस्ट फोन जो इनका लॉन्च हुआ था वो था इन 2C, जो कि एग्जैक्टली अप्रैल 2022 के अंदर आया था। और उसके बाद से लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपना कोई फोन भी यहाँ पे लॉन्च नहीं किया। ऊपर से इस फोन के अंदर एंड्रॉइड 11 ही चल रहा था। लेकिन बात की जाए तो माइक्रोमैक्स की तरफ से होने वाला ये इकलौता कमबैक नहीं था। इससे पहले माइक्रोमैक्स ने 2014 में सिमिलर चीज पहले भी करी थी। याद है आप लोगों को 2014 में यहां पे माइक्रोमैक्स ने यू टेलीवेंचर्स को लॉन्च किया था, क्योंकि वो एक जमाने से जब इंडिया में काफी सारी चाइनीज कंपनीज अपनी दस्तक दे रही थी, जैसे Xiaomi हो गई, OnePlus हो गई। और इन कंपनी की खास बात ये थी कि ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस कर रही थी। और उसके बाद माइक्रोमैक्स को भी लगा कि क्यों ना ऑनलाइन के ऊपर भी दस्तक देनी चाहिए, और उन्होंने शुरू की थी यू टेलीवेंचर। और उनके फोन्स भी आपको देखने को मिले थे, जो कि था यू यूरेका, जो कि जैन 2015 में आया था। यहां तक कि पहली बार माइक्रोमैक्स ने एक फ्लैगशिप फोन भी बनाया था यू यूटोपिया नाम का, जिसमें स्नैपड्रैगन 810 देखने को मिलता था, जो कि काफी बड़ी बात हो जाती है कि एक फ्लैगशिप लेवल का फोन आपको इंडियन कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि माइक्रोमैक्स यहां पे इतना अच्छा तरीके से क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि शुरुआत से माइक्रोमैक्स की कहानी शायद आप लोगों को पता होगी, क्योंकि वो काफी सारे फोन्स को बाहर से लाके रीब्रांड करके इंडिया में बेच रहे थे। और ये ओडीएम वाला किस्सा कई सालों से चल रहा था। ये लोग चाइना से लाते थे, वियतनाम, फिलीपींस से लाते थे। और देखा जाए तो ये सबसे आसान तरीका था जिसका यूज करके जो माइक्रोमैक्स है वो आसानी से मोबाइल फोन्स को बना सकता है और बेच सकता है इधर। और यही एक चीज हर दूसरी इंडियन कंपनी ने यहाँ पे करने की कोशिश करी। और इसी के चलते देखा तो कहीं ना कहीं दूसरी कंपनीज ने एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और अपने फोन्स को मार्केट में लाना शुरू कर दिया। जैसे की बात करें, जितनी भी चाइनीज कंपनी थी उन्होंने अपने काफी सारे फोन्स को मार्केट में निकाला। लेकिन देखा है तो उनके सक्सेसफुल होने का एक रीजन ये था कि बेटर क्वालिटी यहां देखने को मिलती थी। देखो, आपको समझना पड़ेगा कि माइक्रोमैक्स के फोन शुरुआत में सिर्फ इसलिए चल रहे थे क्योंकि जब दूसरी कंपनी जैसे सैमसंग, HTC, LG, नोकिया, इनके फोन्स अच्छे थे, मार्केट के अंदर आते थे, लेकिन महंगे थे। माइक्रोमैक्स ने बजट और सस्ते फोन्स के ऊपर खेलना शुरू किया और उसके अंदर वो चीजें डिलीवर करना शुरू करी जिसके लिए कंज्यूमर को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था। और इसीलिए माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी 2014 में इंडिया में नंबर 1 बन गई थी, क्योंकि वो वॉल्यूम भी बेच रही थी और वो प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेकर आ रही थी जो लोग लेना चाहते हैं। और यही चीज चाइनीज कंपनी ने यहाँ पे समझ गई और उन्हें भी लगा कि यहाँ पे मार्केट, और एक बड़ी दस्तक उन्होंने इंडिया के मार्केट के अंदर दी थी। और देखा तो जब पूरा BB के ग्रुप, Xiaomi ग्रुप इंडिया के अंदर आ गए तो उन्होंने भी यही चीज पे कैश इन करने की कोशिश करी। उन्होंने सोचा कि हम भी बेहतरीन स्पेसिफिकेशन देंगे, बेहतरीन फोन्स बनाएंगे। यहां पर देखा जाए तो मेनली ऑफलाइन के अंदर फोन बेचते हैं, इन्होंने ऑनलाइन के अंदर फोन बेचना शुरू किया। यहां तक कि इन कंपनीज की एक और खास बात थी कि इन्होंने एडवर्टाइजिंग के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च किया। Xiaomi ने तो चलो शुरुआती दिनों में कुछ एडवर्टाइजमेंट में खर्च नहीं किया था, लेकिन Oppo और Vivo का बजट बहुत ज्यादा था एडवर्टाइजिंग का। यहां तक कि ऑफलाइन रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर तक को इन्होंने पकड़ा, जिससे ये अपने मार्केट को अच्छे तरीके से बना पाए। और यहां से देखा तो चाइनीज कंपनी के राइज की यहाँ पे शुरुआत हो गई थी। लेकिन देखा तो चाइनीज कंपनी ने सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी, उन्हें पता था इंडिया एक बड़ा मार्केट है और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी थी मोबाइल फोन्स की। जैसे की बात करें, आज के समय में ओप्पो के पास खुद की काफी बड़ी फैक्ट्री जहां पे वो रियलमी, OnePlus के फोन बनाते हैं। Vivo के पास एक बड़ी फैक्ट्री है जिसके अंदर वो iQOO का फोन भी बनाते हैं। Xiaomi ने देखा है तो दूसरी कंपनीज के साथ पार्टनर कर रखा है जहां पे वो अपने Redmi, Mi, Poco इन सब के फोन्स बनाते हैं। ऐसे ही बात करें तो यहाँ पे ट्रांसएंड होल्डिंग जो है वो यहाँ पे इन्फिनिक्स और टेक्नो वो भी अपने फोन्स को यहाँ पे बना रहे हैं। यानी कि काफी बड़ी चीज थी जहां पे इंडियन कंपनीज लैग कर रही थी और वहां पे इन्होंने यहाँ पे काम करना शुरू किया। लेकिन माइक्रोमैक्स की कहानी काफी ज्यादा अलग है। क्या आप लोगों को मालूम है कि माइक्रोमैक्स भी यहाँ पे अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ओन करता है? जैसे की बात करें, इंडिया में इन्होंने राजस्थान में उनकी फैक्ट्री बना रखी है, ऐसे ही रुद्रपुर उत्तराखंड में भी डेवलप कर रखी है अपनी फैक्ट्री, और यहाँ तक कि तेलंगाना का भी अंदर है। और बात की जाए तो इन फैक्ट्रीज की जो टोटल कैपेसिटी है ना वो है 30 लाख फोन्स पर मंथ की। यानी कि माइक्रोमैक्स अगर चाहे तो 30 लाख फोन्स यहाँ पे हर महीने डेवलप कर सकती है, जो कि काफी अच्छी चीज है। लेकिन बात यहाँ पर है कि माइक्रोमैक्स इन फैक्ट्रीज का यूज दूसरे लोगों के लिए भी करती है और दूसरे लोगों के लिए मैन्युफैक्चर भी करती है प्रोडक्ट्स को, जहां पे मोबाइल फोन्स की बनाते हैं, यहाँ तक कि टीवीज और दूसरे आइटम्स को भी, जो कि काफी अच्छी चीज है जो माइक्रोमैक्स ने यहाँ पर करी है। लेकिन कभी भी माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी ने इसको स्केल करने का नहीं सोचा या फिर इसको एफिशिएंट तरीके से यूज करने का नहीं सोचा, जो कि एक ऐसी चीज थी जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि माइक्रोमैक्स ढेर सारे फोन निकालेगा, डिजाइनिंग करेगा, डेवलपमेंट करेगा, उनको यहाँ बनाएगा,
लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे माइक्रोमैक्स यहाँ पे मिस हो गया। इसके साथ ही माइक्रोमैक्स के साथ एक और बात बता सकता हूँ, वो है कि वो है लैक ऑफ फोकस। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि माइक्रोमैक्स के फाउंडर CEO राहुल शर्मा थे, उनकी एक और कंपनी थी रिवोल्ट, और उस कंपनी ने इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वो कंपनी ने भी वैसी काम किया जैसे माइक्रोमैक्स करती है, यानी कि उन्होंने चाइना से बाइक को उठाया, उसे रीब्रांड करके इंडिया में बेचा। रिवोल्ट मोटर्स की अगर जो बाइक आती है उसकी अगर बात करें तो वो सुपर सो कोई चाइनीज बाइक आती है, उसको यहाँ पे रीब्रांड करके उतारा था, जो कि देखा तो बिल्कुल वैसे ही सिमिलर काम था जो यहाँ पे माइक्रोमैक्स यहाँ पे कर रही थी। और रिवोल्ट मोटर्स की भी कहानी बिल्कुल सेम है। शुरुआत में वो बाइक यहाँ पर चली जब मार्केट में कॉम्पिटिशन नहीं था, क्योंकि वो फर्स्ट थे, सबसे पहले आए थे और मार्केट में अकेले, तो कई सालों तक उन्होंने अपनी बाइक्स को बेचा। लेकिन उसके कंपेयर जब दूसरी कंपनीज मार्केट में आ गई तो देखा जाए तो जो रिवोल्ट है वो आज के समय में टॉप लिस्ट के अंदर आते नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। यस, ये भी एक चीज है। इसके साथ ही एक और एक चीज है जहां पे माइक्रोमैक्स वही गलती को दोबारा से रिपीट कर रही है। यानी कि क्या आप लोगों को मालूम है कि जब 2016 का एक ऐसा जमाना था जब जियो 4G इंडिया में अपनी दस्तक दे रहा था, उस जमाने में माइक्रोमैक्स के पास तकरीबन 40 फोन्स थे जो 2G और 3G पे चलते थे। उन्होंने उस जमाने में 2G 3G पे ज्यादा फोकस किया, 4G पे फोकस नहीं किया, और इस चक्कर में 4G की जो आंधी आई थी, जो रेस थी, वहां पे वो पीछे निकल गए। और सेम कहानी अभी भी है। अभी भी माइक्रोमैक्स का अगर आप पूरा पोर्टफोलियो उठाएंगे तो वहां पे आपको एक भी 5G फोन नहीं मिलेगा। हालांकि उनकी तरफ से अक्सर हमें वादे सुनने को मिले हैं। पिछले 2 साल पहले एक वादा आया था कि जहां पे वो अपने 5G फोन पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी 5G फोन का मार्केट में आया नहीं। और देखा तो ये वही चीज है जहां पे देखा जाए तो अपनी पुरानी गलतियों को दोबारा से दोहरा रहे हैं। यानी कि मेरे हिसाब से तो उन्हें यहाँ पर एक 5G फोन तो निकाल देना चाहिए। और ऐसी एक और बात है, वो है फीचर फोन की। आज भी अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उनकी वेबसाइट पे आज भी फीचर फोन लिस्टेड है। और देखा जाए तो फीचर फोन के ऊपर 2023 में टिके रहना यार इतना बड़ी सही चीज नहीं लगती। हालांकि फीचर फोन का इंडिया में मार्केट है, एग्जिस्ट वगैरह करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लोगों को धीरे धीरे स्मार्टफोन्स के ऊपर मूव किया जाए तो यार ये काफी बड़ी चीज रहेगी। और वही बात करें माइक्रोमैक्स के साथ एक और कमी रह गई है, वो है उसके सॉफ्टवेयर सपोर्ट की। इन2C यहाँ पे आता है एंड्रॉइड 11 के साथ, और कहाँ आपको एंड्रॉइड अपडेट्स को प्रॉमिस किया गया था और उसके अंदर काफी ज्यादा डिले लोगों को देखने को मिला, जिससे देखा तो जो लोगों का जो ट्रस्ट है ना वो यहाँ पे काफी तेजी से यहाँ पे कम हुआ है। और ऐसी बात कर तो माइक्रोमैक्स अगर मैं यहाँ पे पूरा पोर्टफोलियो देखूँ तो वहां पे आपको जितने भी फोन देखने को मिलते हैं ना सबके सब बजट कैटेगरी के। और माइक्रोमैक्स के साथ ये दिक्कत हमेशा से रही है। मतलब अगर मैं माइक्रोमैक्स के पास्ट फोन्स को भी देखूं, इन सीरीज के पहले भी जाऊं तो उन्होंने क्या रिलीज किया था, कैनवस इन्फिनिटी, उससे पहले कैनवस डुअल नाम से भी फोन लॉन्च किए थे, और सभी फोन्स की जो कीमत थी वो कहीं ना कहीं 20,000 रुपए से कम थी। हालांकि शुरुआत में लोग 10,000 15,000 रुपए के फोन काफी ज्यादा लिया करते थे, लेकिन अगर मैं करंट मार्केट की बात करूं और रिसेंट रिपोर्ट्स की बात करूं तो 10,000 रुपए का सेगमेंट यहाँ पे बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। काफी सारे ब्रांड्स इंटरेस्टेड भी नहीं है 10,000 रुपए के नीचे फोन बेचने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फोन्स ले आते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है और उन्हें यहाँ पे कोई खास फायदा नहीं है। और हर ब्रांड चाहता है कि उसके महंगे फोन ज्यादा से ज्यादा बिके। रेडमी की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आया था एक तरह से, जहां पर देखा तो उन्होंने क्लेम कराया कि आने वाले समय में 10,000 रुपए के ऊपर के सेगमेंट के ऊपर ही फोकस करेंगे और प्रीमियम के ऊपर यहाँ पे मूव ऑन करेंगे। रियलमी ने खुद ऑफिशियली इंटरव्यू में बोला है, माधव शेठ जी ने, जहां पे 10,000 से 30,000 के अंदर फोकस करेंगे। इन्फिनिक्स और टेक्नो को भी आप देख सकते हैं, वो भी 10,000 रुपए के सेगमेंट के ऊपर खिसक रहे हैं, और ये दोनों कंपनीज अपने महंगे फोन्स को मार्केट के अंदर निकाल रही है। अब उनको पता नहीं कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन वो अपर सेगमेंट के ऊपर यहाँ पे काम कर रही हैं। क्योंकि इंडिया में देखा है तो 10,000 15,000 रुपए का जो सेगमेंट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है, और जो लोग हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है कि वो ज्यादा महंगा फोन ले, ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों को यहाँ पे यूज करें। और यहाँ पे EMI स्कीम वगैरह अलग अलग ऑप्शन है जो यहाँ पे इनकी मदद कर रहे हैं। और एक जो कंपनी यहाँ पे इनका अच्छे तरीके से फायदा उठा रही वो है सैमसंग। लेकिन एक कंपनी जो यहाँ पे फायदा उठा सकती, जो नहीं उठा रही, वो हमारी इंडियन कंपनीज ही है, यानी कि माइक्रोमैक्स की बात करें। माइक्रोमैक्स के साथ दिक्कत अभी भी यही है कि यहाँ पे वो बजट सेगमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जबकि लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर फोन बनाए और ठीक ठाक फोन भी डिलीवर करे तो डेफिनेटली काफी सारे लोग हैं जो उनका फोन लेना पसंद करेंगे। यानी कि 10-12 हजार तक तो फोन ठीक है, लेकिन अगर 20,000 25,000 की रेंज में भी अगर एक अच्छा फोन अवेलेबल हो, काफी सारे फोन यहाँ पर लोग ले सकते हैं। जहां पहले एक समय माइक्रोमैक्स पहले ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस करती थी, फिर उन्होंने ऑनलाइन पे ज्यादा फोकस करना शुरू किया। मेरी नजर में माइक्रोमैक्स को यहाँ पे काम करना चाहिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को।
खास तौर पे ऑफलाइन को यहाँ पे वो इग्नोर नहीं कर सकते। रेडमी ने ये गलती करी थी पिछले साल, जिसके कारण उनकी प्रेजेंस यहाँ पे मार्केट में कम हो गई और उन्हें पता है कि अगर मार्केट में अगर जिंदा रहना है तो अकेले फ्लिपकार्ट और अमेजन के दम पे नहीं रह सकते, आपको ऑफलाइन मार्केट में उतरना पड़ेगा, क्योंकि आज भी इंडिया में ऑफलाइन एक बहुत बड़ा प्लेयर है। और देखा तो माइक्रोमैक्स को भी अगर फोन उतारना है तो उसे भी इस मार्केट के अंदर यहाँ पे कूदना पड़ेगा। इसके साथ ही एक बात मैंने माइक्रोमैक्स के साथ ये देखी कि हमेशा अपने फोन में मीडियाटेक को यूज करते हैं या फिर यूनी एसओसी को यूज करते हैं, कभी भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के ऊपर नहीं गए, क्योंकि हमें पता है कि काफी सारे लोग इंडिया में अगर फोन लेने वाले हैं तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का नाम देख के भी फोन लेते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जहां पे उन्हें थोड़ा काम करने की यहाँ पे जरूरत है कि फोन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी ऐसे करो और ऐसे फीचर्स डाले, ऐसी स्पेसिफिकेशन दे जो लोग को यहाँ पे पसंद आए। यानी कि फोन के अंदर वो काफी सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मिस करी और वो चीज ये नहीं कर पाए। ऐसे ही बोलना चाहूंगा सॉफ्टवेयर अपडेट्स की। उन्होंने प्रॉमिस किया तो सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे, प्योर एंड्रॉइड देंगे, वहां तक एक अच्छा काम था, लेकिन उसे कैरी करना, आगे बढ़ाना, वहां पे वो लोग इस चीज को मिस कर गए। और ऐसे ही R&D के अंदर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 12 से 18 सालों के अंदर, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ इसके बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यार ये कुछ ऐसी चीज जो माइक्रोमैक्स को यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत है। देखिए माइक्रोमैक्स एक ऐसी कंपनी थी जिसके पास एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया में अपना कमबैक करने की, क्योंकि इंडिया में देखा है तो लोग अभी भी चाहते हैं कि माइक्रोमैक्स या फिर कोई इंडियन कंपनी आए और मोबाइल फोन को बेचे और उसका फोन वो ले। ये एक सबसे बड़ी चीज है जो किसी भी इंडियन कंपनी के साथ एक बहुत बड़ा बेनिफिट फैक्टर प्ले कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि लोग एक इंडियन कंपनी का फोन चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि घटिया फोन उन्हें देखने को मिले या बेकार फोन मिले। ये एक सबसे बड़ी चीज है। अगर कोई भी नई कंपनी आती है, कुछ प्रॉमिस करती है और अगर वो उस पर डिलीवर करती है तो लोग उसके ऊपर जाते हैं। पिछले साल मैंने नथिंग के साथ यही केस देखा। कार्ल पे की नथिंग ने एक अच्छा फोन बनाया था, नथिंग फोन 1। उस फोन को लोगों ने यहाँ पे पसंद किया, प्राइस पॉइंट सही लगा, ओवरऑल पैकेज लोगों को काफी पसंद आया और वो फोन इंडिया में काफी अच्छे तरीके से चला और नथिंग को एक एज ब्रांड यहाँ पे इंडिया में स्टैब्लिश कर गया। वैसी बात करें लावा ने भी पिछले साल कोशिश करी है और यहाँ तक कि माइक्रोमैक्स से बेटर कोशिश करी है अपने 5G फोन्स वगैरह को निकालने के लिए। लेकिन अभी मैं बोलना चाहूँ कि लावा जैसी कंपनी भी यहाँ पे सिर्फ बजट फोन्स के ऊपर फोकस कर रही है। मेरे हिसाब से उन्हें थोड़े अपर सेगमेंट में भी कूदना चाहिए और कुछ ऐसे फोन्स को निकालना चाहिए जो लोगों को यहाँ पे थोड़े पसंद आए। और सिमिलर कहानी माइक्रोमैक्स के साथ भी, या फिर कोई भी ऐसी इंडियन कंपनी। अगर इंडिया में अगर कोई भी कंपनी अगर राइज करना चाहती है स्मार्टफोन के मार्केट में तो शायद अभी भी एक मौका है, वो अभी भी राइज कर सकती है, क्योंकि सही प्राइस पॉइंट पर अगर प्रोडक्ट सही ले आए तो डेफिनेटली जो लोग हैं वो उस प्रोडक्ट को लेना पसंद करेंगे। बाय द वे आप लोग का इस बारे में क्या ओपिनियन रहेगा? क्या आप लोग किसी इंडियन कंपनी का फोन लोग लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे फ्यूचर में? ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप समझो नेक्स्ट वन में। गुड बाय।